नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईटी विभाग यानी कि इनकम टैक्स, इन एजेंसियों के नाम आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं। वैसे तो लगातार सुनने को मिल ही रहे थे, लेकिन अभी ये जो बीता हफ्ता गया है इसमें तो और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा विरोधी दल बनाम सरकार की लड़ाई एजेंसियों पर आकर रुकी हुई है, ऐसा दिख रहा है। विरोधी दलों का कहना है कि एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है सरकार। उनके नेताओं को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है इन एजेंसियों द्वारा। लेकिन सरकार का तर्क यह है कि एजेंसियां कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं, किसी तरह का कोई दबाव उन पर नहीं है। क्या कुछ हो रहा है, इस पर एक नजर डालते हैं। किन पर कार्रवाई हुई और किन पर लगे आरोप, एक हफ्ते की टाइमलाइन, यानी कि पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या क्या हुआ है और किन किन दलों के कौन कौन से लोगों पर इधर छापा उधर छापा। आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला। सबसे पहले आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में आरोप है। उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई हिरासत के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इस बीच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनसे जेल में पूछताछ की और अब ईडी ने उनकी हिरासत कोर्ट से मांगी। मनीष सिसोदिया को अदालत ने 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने 10 दिनों की कस्टडी मांगी थी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि झूठे आरोपों में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार जानबूझकर निशाना बना रही है। इसके विरोध में सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने होली के अवसर पर इसके विरोध में एक दिन भर ध्यान लगाया। पूरी देश की जनता बहुत समझदार है। वो देख रही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके घर से करोड़ों करोड़ों रुपए कैश मिलता है, लेकिन उनको कोई जेल में नहीं डालता, वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ मनीष जी और सत्येंद्र जी हैं जिनके घर पर रेड हो गई, ऑफिस पर रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई, लेकिन कहते हैं हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए हैं। 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का उनको नहीं मिला है। गिरफ्तार करना केंद्र सरकार के हाथ में है, पर पूरा देश ये देख रहा है और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सरकार की तानाशाही बढ़ती है, जब भी किसी सरकार का अत्याचार बढ़ता है, तो जनता से आवाज निकलती है कि कोई बदलाव चाहिए। जो नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा लाई गई, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, को दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी और मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर एकत्रित हुए हैं और हमारा ये संघर्ष आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देते हैं। तो अब जब आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हो रही थी, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि आपने ये तस्वीर देखी, एक विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने तिहाड़ जेल का एक ढांचा भी बनाया, एक स्ट्रक्चर, अपने इस प्रोटेस्ट में, और उसमें ये दिखाया कि सत्येंद्र जैन जो है वो मालिश करवा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, एक आदमी बैठा हुआ है सत्येंद्र जैन का मास्क पहने हुए और मालिश करवा रहा है। इस तरीके से एक प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से देखा। बीजेपी की मांग है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। अब आइए रुख करते हैं अगली पार्टी का। ये तो आम आदमी पार्टी हो गई। अगली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। पिछले एक हफ्ते का ही ब्यौरा दे रहे हैं हम आपको। नौकरी के बदले जमीन घोटाले का आरोप लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों पर लगा। इस मामले में राबड़ी देवी से 6 मार्च को पूछताछ की गई। इसके बाद 7 मार्च को दिल्ली में मीसा भारती जो हैं
उनके घर पर लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की टीम वहां पर कई घंटे तक पूछताछ करती रही। लालू प्रसाद यादव, आपको ये बता दें, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सिंगापुर से दिल्ली लौटे हैं और अभी मीसा भारती के घर पर ही हैं। आरोप यह है कि रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद यादव ने नौकरी के बदले जमीन ली। लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के दौरान रेल के मंत्री थे। हालांकि इस मामले को उठाने वाले और अब लालू प्रसाद की पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही जेडीयू के अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का यह कहना है कि सीबीआई ने पहले जांच कर ली थी और उसे इस केस में कुछ भी नहीं मिला था। जानबूझकर, वो कहते हैं, जानबूझकर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है, वो भी आपको बता दें। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने 20 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। ये छापे दिल्ली, मुंबई, बिहार और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में की गई। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के घर और पटना में फुलवारी शरीफ में आरजेडी विधायक अबू दोजाना के घर भी ये छापेमारी हुई। सीधे तौर पे कहता हूं कि अब तो हास्यास्पद लगता है, कष्ट होता है कि इन एजेंसीज को आपने क्या बना के रख दिया। अपने हाथ का हथियार लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर आप उनको कहा किसी तरह हमको बिहार की सरकार गिरा के दो, क्योंकि सरकार बदलने की टीस आपकी जा नहीं रही है। किसी एजेंसी में किसी को सेवा विस्तार चाहिए, वो 2.5 महीने बाद रिटायर कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है बड़े साहब को, हम आपको तस्तरी में लाके बिहार की सरकार देंगे। इस तरह की प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए। आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप हेडलाइन मैनेज करेंगे कुछ दिन। काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण यह सब कार्रवाई हो रही है। तो कुछ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं। यह सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था, जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। अलकतरा घोटाला में भी सजा हुई उनके मंत्रियों को, अफसर्स को। उस समय किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसको समर्थन लालू जी की पार्टी कर रही थी। तो आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी। तो अब तक हमने आपको दिखाया आम आदमी पार्टी और आरजेडी। इस बीते हफ्ते तीसरी पार्टी जो कि इन एजेंसीज के चंगुल में थी वो है भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस, जो पहले टीआरएस हुआ करती थी। भारत राष्ट्र समिति की नंबर 2 मानी जा रही के कविता पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। इस बीते हफ्ते दिखा। के कविता को 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया। उन्हें दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। यह वही मामला है जिसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी हैं और इस वक्त जेल में। के कविता का आरोप है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है। देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, ईडी या सीबीआई या आईटी, पहले तो हम कहते थे कि ये पिंजरे में बंद है, कांग्रेस के पिंजरे में बंद है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि पिंजरा विंजरा कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जैसे एबीवीपी हो गया, जैसे बीजेवाईएम हो गया, उसी तरीके के एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। अनफॉर्चुनेट है, देश के लिए अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि तेलंगाना में पिछले 8 महीने से एक ऐसा माहौल बना के रखा है कि पॉलिटिशियंस को छोड़िए, सारे के सारे बिजनेस पीपल को, सारे के सारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इतने लोगों को इन्होंने रेड किया है। पता नहीं क्यों सडनली इलेक्शन के पहले इनको याद आ जाता है। अब के कविता ने आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर जंतर मंतर पर धरना दे दिया। उन्हें करीब 1.5 दर्जन राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया। के कविता ने कहा कि 27 साल से महिला आरक्षण बिल लंबित है, अब इसे पास करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। माना यह जा रहा है कि के कविता ईडी की पूछताछ के ठीक पहले आंदोलन कर सियासी दांव खेल रही, जिसका फायदा भारत राष्ट्र समिति को दिलाने की कोशिश में। तो ये तो हो गया 3 पार्टियों का। अब एक और चौथी पार्टी इस बीते हफ्ते में, तृणमूल कांग्रेस।
टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस आज एजेंसियों के इस्तेमाल के आरोप आप देखते हैं वो लगातार लगाती रहती है। आज भी, इससे पहले भी ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बनर्जी से कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय कई बार पूछताछ कर चुकी है। अब पशु तस्करी के मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल को 21 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, अगली पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेता भी ईडी की चपेट में। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव, यहां भी ईडी कार्रवाई कर रही है। अब ईडी कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल 11 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ कई जगहों पर रेड डाली। यह कार्रवाई कोयला ट्रांसपोर्टिंग में गड़बड़ी से जुड़ी हुई है। जांच अभी भी जारी है। कांग्रेस के नेताओं को लगातार पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है। 9 मार्च को कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने ईडी से पूछताछ की। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता ईडी दफ्तर के बाहर तंबू लगाकर विरोध कर रहे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहां वहां विपक्ष के नेताओं पे इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अब ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई ये सब हो गया। देखिए, एक बात है, जो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी राज्य में हो। लेकिन ये करना कि केवल चिन्हित राज्यों में करें, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं हो रहा। अभी कर्नाटक में एमएलए के यहाँ 8 करोड़ रुपया पकड़ा गया। क्यों ईडी, आईटी वाले छापा नहीं डाल रहे हैं वहां? क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये नहीं हो रहा है? क्या हेमंत बिस्व शर्मा के सारे केस समाप्त हो गए? उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब विपक्षी दल लगातार सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर एकजुट नहीं। 5 मार्च को 8 विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, ये बताते हुए कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, इस तरीके से इतनी कार्रवाई हो रही है। तो एक ये बात चली कि विपक्षी नेता जो है वो एक साथ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो विपक्ष एक साथ हो गया है। इसमें बीआरएस के चंद्रशेखर राव, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आरजेडी के तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह चिट्ठी लिखी। लेकिन इस चिट्ठी में कांग्रेस के किसी नेता ने हस्ताक्षर नहीं थे। चिट्ठी में 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या लिखा था, आइए आपको वो बताते हैं। वो लिखते हैं कि विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के घोर दुरुपयोग से ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता में बदल गए। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बिना सबूतों के कथित अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार किया। सिसोदिया पर लगाए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ये एक सियासी साजिश लग रही है। 2014 के बाद ज्यादातर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिन नेताओं ने बाद में बीजेपी का दामन थामा, उन पर कार्रवाई नहीं। कई दर्ज मामले, गिरफ्तारियों का समय चुनावों के साथ मेल खाता है, ये उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। लेकिन नोट कर लीजिए, इसमें कहीं भी कांग्रेस नहीं थी, जबकि कांग्रेस खुद कहती है, दावा करती है कि वो भुक्तभोगी है इस एजेंसी के शिकार की। इसके बाद 7 मार्च को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, यानी कि वो भी चिट्ठी लिखने में साथ हो गए। उन्होंने लिखा कि सिसोदिया केस में कैश जैसा कुछ भी नहीं मिला। गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के तर्क को बल मिल रहा है। गलत तरीके से एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही हैं। ये सारी बात उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी। विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई इत्तेफाक है या इसका चुनाव से कोई लेना देना है, ये तो हम नहीं बता सकते। इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई बढ़ी है, लेकिन सिर्फ 2014 के बाद बढ़ी है, यह भी कहना पूरी तरीके से ठीक नहीं है। पहले भी जांच एजेंसियों पर सवाल उठते रहे। आप याद कीजिए, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आरोप लगता था। सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई के लिए पिंजरे में बंद तोता जैसी टिप्पणियों का 2013 में इस्तेमाल करना पड़ा था।
इस तरीके की बात भी पहले हो चुकी है। तो विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का यह कहना है कि ये मामले कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं और उससे ज्यादा इस बात का प्रमाण सामने आता है कि जितने भी मामले होते हैं वो अव्वल तो कोई पलट के चला जाए बीजेपी में तो मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, या फिर इन मामलों में कन्विक्शन रेट बहुत कम है और इससे यह साबित होता है कि ये राजनीति से प्रेरित है। अब ये अगले हफ्ते क्या होगा हम देखेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ये कोच्चि जो शहर है केरल में उसके डंप यार्ड का है। धू धू करके वो डंप यार्ड जल रहा है। चारों तरफ धुएं का ऐसा गुबार है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पूरे शहर में धुआं फेंक चुका है, एकदम बुरी तरीके से फैल रहा है। मतलब आप ये सोचिए जहां हवा जाएगी वो 15 से 20 किलोमीटर की रेडियस में वो फैलता चला जा रहा है और लोग जो हैं वो लगातार परेशान क्योंकि उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। बहुत कम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं, अपना अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं, बाकियों ने मास्क लगा लिया। बच्चे और बुजुर्ग घरों में कैद हो गए। ये आग ब्रह्मपुरम इलाके के डंपिंग यार्ड में लगी हुई है। आसपास के इलाकों की हवा जहरीली हो चुकी है, इसलिए केरल सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो घरों के अंदर ही रहें, खिड़की दरवाजे बंद कर लें। बहुत सारे लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पलायन कर रहे हैं, कहीं और अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। दमकल की 200 गाड़ियां जो हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं। दमकल विभाग के सूत्रों का ये कहना है कि 70% इलाके में प्लास्टिक कचरे में आग लगी हुई है और उसको बुझा दिया गया है। वहीं 30% इलाके में धुएं को कंट्रोल करने का काम लगातार चल रहा है। आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी लगाया है। स्कूल कॉलेज को एहतियातन बंद कर दिया गया है। शहर के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को आग से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए बिस्तरों की व्यवस्था करने को बोल दिया गया है। जिस ब्रह्मपुरम डंपिंग यार्ड में आग लगी है उसकी कहानी जरा समझते हैं और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, आप ये मत समझिए साउथ में हो रहा है और हम हिंदी भाषियों को क्या। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पूरे देश के लिए एक चुनौती है, जिस तरीके से आज केरल के लिए ये चुनौती बन गई। 2007 में 15 एकड़ में एक प्लांट बनाया गया। 2008 में शुरुआत हुई। हर रोज 250 टन कचरे की क्षमता यहां पर थी। 1.5 साल में ही प्लांट में ब्रेकडाउन हुआ। कंस्ट्रक्शन में खामियों की बात सामने आई। जांच बेनतीजा हो गई। कोच्चि कॉरपोरेशन ने वेस्ट प्लांट के लिए और जमीन को लिया। अभी 110 एकड़ में यह डंप यार्ड फैला हुआ है। 390 टन कचरा यहां पर हर रोज प्लांट में फेंका जाता है। 36% कचरा प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 2011 में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने की बात हुई। 2018 में इसका गाजे बाजे के साथ शिलान्यास भी हुआ। 2020 में फंड की कमी से काम शुरू नहीं। आप इन तैयारियों से समझ सकते हैं कि इस तरह के बड़े कचरा घरों के सरकार इसको लेकर के कितनी गंभीर और कितनी चिंतित दिखती तो है, लेकिन कार्रवाई कितना करती है वो हम नहीं जानते। क्या जानते हैं? क्या जो खतरा आज कोच्चि झेल रहा है उसको लेकर के आप ये समझिए कि दिल्ली ज्यादा बेपरवाह तो नहीं है, या और शहर जहां पर इस तरीके के डंप खड़े हुए हैं। आपको लगता होगा कि मेरा कचरा मेरे घर से निकल गया तो निकल गया, लेकिन वो जा कहां रहा है? वो आप ही के शहर में ही तो है। तो क्या दिल्ली बेपरवाह तो नहीं है? याद कीजिए एमसीडी के चुनाव, क्योंकि सियासी दलों के लिए यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था दिल्ली में कि 3-3 जो कचरे के पहाड़ हैं उनका इलाज करेंगे। दिसंबर में जो एमसीडी चुनाव हुए उसमें नेताओं ने डंपिंग यार्ड को खत्म करने को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें की। किसी ने कहा 2024 तक एकदम समतल पार्क बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा।
और कई लोगों ने इसको ये बोला कि जब तक ये प्रयास खत्म नहीं होगा तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, 3 महीने हो चुके हैं इस बात को। कूड़े के पहाड़ जस के तस कहो और बड़े हो रहे हो, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमें तो कम से कम जमीन पर कुछ भी नया या बदलता हुआ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। राजधानी दिल्ली में 3 बड़े डंपिंग यार्ड हैं। कोच्चि में तो एक ही था जिसमें आग लग रहा है और इतना बवाल कट गया। दिल्ली में 3 हैं, गाजीपुर, भलसवा और ओखला, ये तीनों डंपिंग यार्ड हैं। इसमें आग लगने की खबरें भी आती रहती हैं, फिर उन्हें बुझाने का प्रयास भी होता है। अप्रैल 2022 में एक ही महीने में दिल्ली के डंप यार्ड में 3 बार आग लगी थी। भलसवा डंप यार्ड में 72 घंटे तक यह आग चलती रही, उसके बाद इस पर काबू पाया गया, यानी कि 72 घंटे तक आग जल रही थी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डंप यार्ड में 2 बार आग लगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने वेस्ट सेक्टर के एक्सपर्ट के साथ आपात बैठकें की। सियासत में जो कूड़ा इतना अहम हो गया है, क्या वो खत्म भी होगा? आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बहुमत भी मिल गया है। उन्होंने दिल्ली की जनता से वादे भी किए हैं। क्या वादे किए हैं आपको वो बता दें। कूड़े के 3 पहाड़ खत्म करेंगे, नया लैंडफिल साइट नहीं बनने देंगे, कूड़े से निजात के लिए लंदन, पेरिस और टोक्यो से एक्सपर्ट बुलाएंगे। एमसीडी सदन में कूड़े के पहाड़ पर बहस तो नहीं दिखी, हाँ एकदम कूड़ा करकट टाइप की राजनीति दिखी। मारपीट करते पार्षद जरूर दिखे। अभी तक ना ही लंदन ना पेरिस, कहीं से कोई एक्सपर्ट की कोई तारीख नहीं पता चली। लात घूंसा देखना हो तो जरा एमसीडी हाउस की तस्वीरें आप देखें। उम्मीद करते हैं कि जल्द ये भी पता चले। ये समझना जरूरी है कि ये कूड़े के पहाड़ क्यों इतने खतरनाक हैं। अगर कोच्चि जैसी आग लगी दिल्ली में तो आप ये समझिए कहीं जाने लायक नहीं बचेंगे हम लोग, तीनों तरफ से घिर जाएंगे। गैस चेंबर में तो हम पहले से ही तब्दील हैं, और ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। सांस पहले से ही नहीं ली जा रही, और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इससे अभी भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कूड़ों से मीथेन, अमोनिया, सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके की गैस निकलती है। बैक्टीरिया जब ऑर्गेनिक कचरे पर हमला करते हैं तो लैंडफिल गैस निकलती है। तापमान बढ़ने के साथ साथ ये गैस ज्यादा बनने लगती है और कचरे के पहाड़ से 50 साल तक गैस निकल सकती है। और यही चीज आप होते हुए देखते हैं। आपको ये लगता होगा ना कि कचरा कैसे अपने आप में गैस निकाल रहा है, वो इस तरीके से। 2021 में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को एक्सपर्ट्स जो उनकी टीम है, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भलसवा, ओखला और गाजीपुर के कूड़े के ढेर से पर्यावरण को 450 करोड़ का नुकसान हो रहा है। डंपिंग साइट पर कूड़े के ढेर को कम करने के लिए अब तक कोई बहुत बड़ा प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस कूड़े को स्वास्थ्य पर भी हम जानते हैं कि असर पड़ रहा है। कैसे असर पड़ रहा है, आसपास के लोगों से पूछे, वो बताएंगे। खांसी होती है, आंखों में जलन होती है दिल्ली में लोगों के, नाक में तकलीफ रहती है, सिर में हमेशा दर्द रहता है दिल्ली के लोगों को, सांस लेने में दिक्कत होती है, नेबुलाइजर लगाए घूमते हैं लोग, सोने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है लोगों को, वजन कम होने लगता है एकदम से, सीने में दर्द होता है, अस्थमा बढ़ने की आशंका रहती है। इसके साथ ही कई गंभीर बीमारियों की भी आशंका हमेशा बनी रहती है। आइए इस पूरे मसले पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अनुमिता रॉय चौधरी, उनसे हमने बात की थी। सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखिए, ये जो समस्या है इसका एक ही हल है कि कूड़ों का जो ये पहाड़ हमारे शहर में बन रहे हैं, इसको हमें रोकना होगा। और इसे रोकने की एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो तरीका है उसको हमें बदलना है। और हम कैसे उसे बदलें? आज जो शहर में जो वेस्ट को जो कलेक्ट किया जाता है, हर घरों से हमें इस कूड़े को सेग्रीगेट करके हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ताकि जिसको हम जो गीला हुआ वेस्ट कहते हैं, जो हमारे किचन से निकलते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम अलग करें, और जो ड्राई वेस्ट है जैसे प्लास्टिक वगैरह हैं उसको अलग करें। और फिर अगर अलग हो जाते हैं ये,
तो उसको फिर एक मटेरियल रिकवरी प्रोसेस के जरिए उसको हम फिर से रीयूज करें। जो गीला है उससे हम खाद जैसे रिसोर्स को बनाएं, और जो प्लास्टिक वगैरह है उसको आप रिसाइकल करें, ताकि जितना कम हो सके जो जिस कचरे को आप फिर से रीयूज नहीं कर सकते वो आप लैंडफिल तक ना ले जाएं। और इस तरीके से जो जीरो लैंडफिल पॉलिसी है उसको हमें अपनाना होगा। ये भी आप ध्यान रखिए कि आज हमारे भारत पे जो स्वच्छ सर्वेक्षण की जो अभी जो योजना चल रही है वो ऑलरेडी जो हमारे देश के जो सारे म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको ये टारगेट दे चुकी है कि 2024 और 2025 तक ये जो मैंने अभी बताया, जो तरीका बताया, इसको पूरी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करें हम। अगर ये हम कर सकते हैं तो ये जो कूड़े का पहाड़ है इसको हम सीमित कर पाएंगे। और एक और बड़ी टारगेट जो दी गई है कि ये जो कूड़े की पहाड़ बनी है या जो जिसको हम लेगेसी वेस्ट कह रहे हैं, जो जम चुका है वहां पर, उसको भी आप वहां से हटा के किसी तरीके से उसका कुछ आप और कोई उपाय आप अपनाएं। जैसे ये कूड़ों से आप रास्ता बना सकते हैं, और भी तरीके हैं ताकि ये जो पहाड़ है इसको भी आप खत्म करें। तो ये समझ जो हल है ये हमें पता है, पर म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे ये इनको इम्प्लीमेंट करना और बहुत सख्ती के साथ इसके ऊपर नजर और निगरानी रखना और सर्विलेंस और मॉनिटरिंग की पद्धति को अपनाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें ये ध्यान में देना होगा कि अगर इस समस्या का हल हम नहीं ढूंढते और अगर इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते समय पर, तो इसकी जो प्रभाव जन सेहत पर होगी वो बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। क्योंकि आपको समझना होगा कि ये जब कूड़े के पहाड़ में जहाँ से वो मीथेन गैस निकलती है, उससे जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस फायर, अपने आप आग लग जाती है वहां पर। और ये आग लगने के कारण जो कूड़े जब जलना शुरू हो जाता है, एक तो है उसको बंद करना बहुत ही मुश्किल है, और जब ये जलते जाते हैं तब उससे जो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, एक तो होता है जो हम जाने माने गैसेस के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो निकलते ही हैं, पर उसके साथ साथ कई तरीके के टॉक्सिन्स हैं, और ये बहुत ही खतरनाक टॉक्सिन है, जैसे डाइऑक्सिन, फुरान, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, बेंजोपायरीन, ये बहुत कुछ ऐसे डिफिकल्ट टर्म्स हैं। और ये सब कुछ जो हम कहते हैं जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये लगातार निकलते जाते हैं। और हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो गैसेस हैं ये बहुत ही जहरीली और बहुत ही टॉक्सिक गैसेस हैं। और ये जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज जो ऑलरेडी कर चुके हैं दुनिया भर में, उनसे हम ये जानते हैं कि ये गैसेस की जब एक्सपोजर होती है और ज़्यादातर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होती है, तो इससे कैंसर जैसी बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती है। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके ऊपर इसकी असर बहुत ही गंभीर होगा। जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उसको भी ये इफेक्ट कर सकती है। तो ये हमें ध्यान देना होगा, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो इससे साथ तो इसका जो हल अभी हमने कहा कि इसका समाधान जुड़ा हुआ है बहुत ही रोबस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के साथ। जितना जल्दी हम उसको इम्प्लीमेंट करें उसका हल हमें मिलेगा। तो आप ये जान लीजिए कि आपके शहर में आप किस तरीके की सांस लेना चाहते हैं, ये फैसला आप ही को करना है। नेताओं पे मत छोड़िए, दबाव डालिए उन पर, क्योंकि ये लगभग हर शहर की स्थिति है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कोच्चि की समस्या है, ये दिल्ली की भी समस्या है, ये और शहरों की भी समस्या है, क्योंकि ये कूड़ा जाता कहाँ है, वो ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो अगली बार जब म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हो ना, तो ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ आपके घर से कूड़ा ले जाना जिम्मेदारी नहीं है, गैस चेंबर में शहर तब्दील ना हो जाए ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नी जयपुर में अपनी 10 दिन से धरने पर, मतलब वो 10 दिन से वो धरने पर बैठी थी। आज तड़के 3 बजे उन्हें हटा दिया गया। साथ ही धरने में इनका साथ दे रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया गया।
इस दौरान पुलिस के साथ झड़प में मीणा चोटिल हो गए, जिसके चलते वो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हुए। इसको लेकर के राजनीति बहुत तेज हो गई है, लेकिन राज्य सरकार का यह कहना है कि जो मांगे रखी गई हैं वो तर्कसंगत नहीं। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की पत्नियों का धरना अब राजनीतिक टकराव का बिंदु बन चुका है। पुलिस ने देर रात जबरन धरना बंद कराया। इसका नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों को हिरासत में लिया और शुक्रवार सुबह एक शहीद के घर जा रहे बीजेपी सांसद डॉक्टर मीणा को हिरासत में ले लिया। जब उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई में चोट आने की शिकायत की तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी मिलने को भी तैयार नहीं है। वो अब कानून की गुहार लगा रहे हैं, समझा रहे हैं सबको। रक्षा मंत्री जी ने, केंद्र के रक्षा मंत्री जी ने उनको फोन करके आग्रह कर दिया है कि आप मिलिए, परिवारों से मिल लीजिए, लेकिन नहीं। पॉलिसी में कोई चेंज की आवश्यकता है तो देखिए 1 मिनट में एक व्यक्ति की डिमांड में पॉलिसी में चेंज नहीं हो सकता है। पूरे बैठ करके सब लोगों की राय लेकर के इसको देखना पड़ेगा कि अगर हम पॉलिसी में कोई चेंज करते हैं तो उसका दुष्परिणाम आगे चल करके कहीं ऐसा तो नहीं हो कि लोग ये कहेंगे कि ये क्या कर दिया। बाकी ऐसी बात नहीं है, उनसे बात करने को तैयार हैं, सम्मान करना चाहिए। और जिस तरीके से थोड़ा बहुत पुलिस की तरफ से जो भी कुछ हुआ है, मैं समझता हूं कि वो नहीं होना चाहिए। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियां मांग कर रही थी कि बच्चे की जगह उनके देवर को नौकरी मिलनी चाहिए। एक की मांग थी कि घर के सामने की सड़क चौड़ी की जाए और एक और का कहना था कि पति की मूर्ति लगाई जाए और शहीद के नाम पे गांव में विद्यालय हो। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के बाद सभी मांगे मंजूर हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सवाल किया कि शहीद के बच्चे का हक किसी रिश्तेदार को देना कितना उचित है। अगर बच्चा नाबालिग है तो उसके बालिग होने तक उसके लिए सरकारी नौकरी सुरक्षित रखी जाती है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कारगिल पैकेज के तहत शहीद की पत्नी को 25 लाख रुपए और एक हाउसिंग बोर्ड का मकान या 25 बीघा जमीन मिलती है। अगर वो जमीन नहीं लेती है तो 50 लाख का मुआवजा है, 5 लाख शहीद के माता पिता को दिए जाते हैं और शहीद के बच्चे को नौकरी मिलती है। लेकिन नौकरी के सवाल को लेकर बातचीत सफल नहीं हुई और शहीद की पत्नियों ने मुख्यमंत्री को मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोका। अब जब धरना जबरन उठा लिया गया है तो राजनीतिक टकराव तय है और ऐसे में बीजेपी ने पूरे राज्य में इसको लेकर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अब आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। लगभग 2 साल पहले भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया गया। इसे देश के पहले निजी तौर पर संचालित विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में पेश किया गया, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वहां सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए सुरक्षा कर्मी तक नहीं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री अब कार्यक्रम स्थल के मंच पर मध्य प्रदेश से जुड़ी विभिन्न रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, लोगों की अगवानी करते हुए। 15 नवंबर 2021 450 करोड़ रुपए की लागत से देश को पहला निजी हाथों से संचालित रेलवे स्टेशन मिला। कहा गया इस विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन में आम मुसाफिर को एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था मिलेगी। लेकिन इसी स्टेशन में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से लगी बैगेज स्क्रीनिंग मशीनें धूल खा रही हैं। 3 मशीनों को संभालने के लिए किसी पुलिसकर्मी की नियुक्ति नहीं हुई है। 6 मेटल डिटेक्टर आए हैं, लेकिन अभी ये भी नए होने के एहसास में ही हैं। सुरक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि सुरक्षा से संबंधित जो मशीनें यहाँ पे लगाई हुई हैं वो टोटल बंद पड़ी हुई हैं। मतलब किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग मशीनों के द्वारा या किन्हीं स्टाफ के द्वारा यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगाई गई है, पर यहाँ पे कोई कुछ करने को है नहीं, ना चेकिंग होती है, कुछ भी हो जाए। अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन ने तो ये गवर्नमेंट को प्राइवेट कर दिया गया है, पर इसका कोई यहाँ जिम्मेदारी नहीं है, ना कोई यहाँ सुरक्षा के कोई भी इंतज़ाम देखे जा रहे हैं और अपनी ही जिम्मेदारी है सब कुछ। इस मामले में हमने रेलवे का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने आरपीएफ का पता दे दिया। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने कैमरे पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन सिर्फ इतना कहा
बैगेज स्क्रीनिंग में आरपीएफ के तैनाती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। जल्दी स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती होगी। वैसे प्रशासन एक तरफ पान गुटखे की पीक से स्टेशन की सुंदरता बढ़ाने में लोग भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आरपीएफ थाने की दूरी बमुश्किल 25 मीटर है, लेकिन इस दूरी को तय करने में और प्लेटफॉर्म पर जवानों की तैनाती में 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त लग चुका है और अब भी जवानों की तैनाती की फाइल थाने से प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंची है। शायद रेलवे इसी सूत्रवाक्य पर काम कर रहा है, दुर्घटना से देर भली। ये और बात है कि इस मामले में देरी की वजह से दुर्घटना की पूरी आशंका है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे की। यहाँ पर एक बहादुर बच्ची अपराधी से भिड़ गई। अपराधी उसकी दादी की चेन छीनना चाहते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बाइक में आया, दादी के गले में हमला किया, चेन स्नैच करने की कोशिश की, लेकिन उसके एकदम बाद ये बच्ची जो है वो आगे आई, अपराधी को घेरा, उसको मारना शुरू किया। इसके बाद हड़बड़ाहट में ये अपराधी वहां से भाग निकला। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, और इस बिटिया से भी सवाल करेंगे। इसने बहादुरी का काम जरूर किया, दादी की चेन बचाई, जान भी बचाई, लेकिन जितने भी बच्चे हैं या जो बड़े भी हैं, उनको एक नसीहत तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इन अपराधियों से इस तरीके से मत भिड़िए। वो इसलिए क्योंकि बाद में जब चेन चली जाएगी तो आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, हो सकता है चेन मिले ना मिले। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, पुलिस वालों से बात करेंगे वो आपको बताएंगे, अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये चेन स्नैचर्स अपने साथ बंदूक रखते हैं, पिस्टल रखते हैं। उनका ये मानना है कि चेन मिले ना मिले, पकड़े गए तो मार बहुत पड़ेगी, इसलिए ये स्पॉट से भागने की कोशिश करते हैं और हड़बड़ी में गोली चला देते हैं। ऐसे बहुत प्रकरण सामने आए हैं जिसमें लोगों ने अपनी चेन बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। तो इस वजह से ये बहादुरी इस बच्ची ने जरूर दिखाई। लेकिन आप जान लीजिए, जान है तो जहान है, जिंदा रहे तो और चेन आ जाएगी और पुलिस में शिकायत करके ये वाली चेन भी लौट आएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस बीते हफ्ते राहुल गांधी के कुछ बयानों पर सियासी बवाल मचा हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते हफ्ते ब्रिटेन के दौरे पर गए राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में और विवादों में भी रहे। एक के बाद एक उनके बयानों पर सवाल उठते रहे। पहले उन्होंने ये कह दिया कि भारतीय लोकतंत्र टूट के कगार पर है और इस पर यूरोप और अमेरिका को ध्यान देना चाहिए। अगले दिन उन्होंने अपने ही बयान पर पलटी मारते हुए कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। इसके बाद वार पलटवार हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उनके उठाए हुए सवालों पर जवाब दिए। यह पूरा मसला पिछले एक हफ्ते में कैसे बीता, आइए आपको वो दिखाते हैं। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. It's a fact. It's shameful, but it's true. And this is not the India that all of us are used to. How can I sanctify a statement that mics in Indian Parliament are put off?
How dare anyone pick up courage to say so? Anyone who says so inside the country or outside, that in the Indian parliament mics are put off, is an affront to the nation. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic, right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खड़गे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना। You've spoken about democracy in trouble. You spoke about it just now, you spoke about it yesterday, and you expressed some surprise at the fact that Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away. What would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है और अगर ये पहला समय नहीं, ये बार-बार राहुल जी ने किया है। What has happened is that the Chinese have entered our territory, killed our soldiers, and the Prime Minister has denied it. That's the problem. Everybody knows that. Journalists are intimidated, they're attacked, they're threatened, and the journalists who toe the line of the government are rewarded. So this is the new idea of India. The BJP wants India to be silent. और खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। नमस्कार।